नमस्कार मित्रों। और आज हम लोग सुशीला टकभोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द, उसका हम लोग आज 8वां भाग जो है पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उनके घर में भूख की क्या स्थिति थी, गरीबी के कारण खाने पीने की क्या समस्याएं थी, और 67 में जो अकाल पड़ा था तो उस समय इनकी क्या दुर्दशा हो गई थी इनके घर के परिवार वालों की, उसके ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे। तो पहले मैं पढ़ देता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा उस पर। उन्होंने लिखा है कि हमारी भूख का इंतज़ाम भी कुछ ऐसा ही रहता था। रात की बासी रोटी, एक या आधा टुकड़ा काली चाय के साथ सुबह खाना ही हमारा नाश्ता था। यह खाकर हम सब बहन भाई स्कूल जाते थे। दोपहर के बाद रोटियां बनाई जाती, साथ में हरी मिर्ची। दाल तरकारी महंगी होने के कारण दोपहर में नहीं बनाई जाती थी। हरी या सूखी लाल मिर्च तवे पर थोड़े तेल में तल लेते। दो मिर्ची के साथ रोटी खाकर परिवार के सभी लोग पानी से पेट भर लेते थे। यह स्थिति थी। देश में अकाल पड़ा था, तब अच्छा अनाज महंगा होकर दुर्लभ हो गया था। 1967 के आसपास हमारे घर लेवी का लाल गेहूं और लाल ज्वार लाते थे। कंट्रोल की राशन दुकान से अच्छा अनाज नहीं दिया जाता था। मैंने सुना था अमेरिका में ऐसा अनाज जानवरों को खिलाया जाता है। लाल गेहूं के आटे की रोटी बनाते समय गूथा हुआ आटा रबर की तरह लगता था। आटे की लोई को ताकत लगाकर बेलते जो हाथ हटाते ही सिकुड़ जाती थी। बहन और मैं बहुत तकलीफ के साथ रोटी बनाते थे। विदेशी सहायता के रूप में विदेश का घटिया अनाज आता था, जिसे हम जैसे गरीब लोग खरीद कर खाते थे। कभी यह भी नहीं मिल पाता था। हमें भूखे रहने के अनुभव बहुत मिले हैं। घर में गेहूं नहीं, आटा नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं, चावल का दाना तक नहीं, रुपए नहीं, पैसे नहीं, तब सभी सुबह से शाम तक भूखे रहते थे। विनती और खुशामद करके माँ नानी किसी से अनाज या रुपए उधार लेकर आती थी, अथवा घर की पीतल की गुंडी या गागर गिरवी रखकर रुपयों का इंतजाम किया जाता। तब कहीं शाम के समय चूल्हा जल पाता था। दिन भर भूखे रहने का कष्ट सहकर जब रात में खाना खाते तब बहुत राहत मिलती थी। जीवन के इन उतार चढ़ाव को हम सहज ही मान कर चल रहे थे। माँ और नानी हमें यही सिखाती थी, दुख के बाद सुख भी मिलता है, इसलिए संतोष रखो। संतोष रखने का उपदेश जैसे ऋषि मुनियों ने हम जैसे धनहीन, अवसरहीन, अधिकारहीन लोगों के लिए ही दिया था। स्कूल की हमारी पाठ्य पुस्तकों में ऐसे निबंध, कहानी, कविता, एकांकी, नाटक और लेख संग्रहित रहते थे जो गरीब आम जनता और दलित पिछड़े वर्ग को धर्म, आदर्श, त्याग और बलिदान की शिक्षा देते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी साहित्यकारों द्वारा लिखे ऐसे साहित्य को पढ़कर हमारी मानसिकता इन आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहती थी। हमें ईश्वरवाद, भाग्यवाद, जन्मवाद, कर्मवाद की शिक्षा दी जाती थी। इस कारण हम इनके विरुद्ध सोच नहीं पाते थे। मैं देखती थी धन संपन्न लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं था। शोषण, अन्याय और भ्रष्टाचार से उनका काला धन बढ़ता जाता था। हम अछूत गरीब ईमानदारी के साथ मेहनत करके भी दाने दाने को तरसते रहते थे। ये स्थिति जो है लेखिका कह रही है कि हमारे घर में थी, कि कभी खाने को मिलता था, कभी नहीं मिलता था। नमक रोटी है ना, चाय, काली चाय के साथ जो है बस बासी रोटी, इस ढंग से भोजन था। फिर कोटा से जो भोजन मिलता था वो अभी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होता था। जो अनाज मिलता था वह ठीक नहीं होता था। वो कह रहे हैं कि जानवरों को खिलाने लायक था वजन। ऐसे कोटा का इधर कुछ मिलने भी लगा है, लेकिन अगर कुछ दिन पहले भी देखिए हम लोग भी गांव में जब रहते थे और हम लोग को जब कोटा का अनाज मिलता था तो उस समय भी हम लोग देखते थे कि बड़ा खराब अनाज रहता था। तो उसी में से छांट करके जो है
हमारी माँ भी और लोग भी जो है इसी ढंग से छाट के बना के खाना खाते थे, माने या पिसवाते थे उसको आटा और उससे ये करते थे। या चावल जिस ढंग बहुत माने उसमें सड़े हुए चावल निकलते थे। तो लेखिका भी कह रही हैं कि हमारे घर की भी जो स्थिति थी वह इतनी ही बुरी थी, इसी ढंग से थी और इसी पीरियड में। और इसी तरह चूंकि दुख के जीवन हम लोग को बिकते थे तो हम लोग उसको मानते थे कि यही हम लोग का जीवन है, सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन नानी और या माँ जो है धैर्य बंधाती थी कि धैर्य रखो, हमारे सुख के दिन भी आएंगे। लेकिन लेखिका यहाँ विद्रोह करते हुए कहती है कि ये जो धैर्य का उपदेश है ये हम गरीबों को ही क्यों दिया जाता है, ये कर्मवाद या भाग्यवाद की जो शिक्षा है वो हमारे लिए ही क्यों है। वास्तव में जो गरीब तबके के लोग हैं, मेहनत करने वाले जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनको इसी ढंग की शिक्षा दे करके जो एक ढंग से जो है उनके अंदर जो विद्रोह पल रहा होता है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। उन्हें यह समझाया जाता है कि तुम जो इस जन्म में कुछ भोग रहे हो ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्मों का फल है, इसलिए तुम अभी मालिक वर्ग की सेवा करते रहो तो अगले जन्म में तुम्हें जो है अच्छा जीवन मिलेगा। तो इस ढंग से उनको बरगलाया जाता है और उनके विद्रोह को एक ढंग से जो है वो वैचारिक स्तर पर कुचल दिया जाता है। तो इसके खिलाफ में लेखिका कहती हैं कि हम तो अपनी आंखों से देखते थे कि जो बेईमान थे, धूर्त थे, पाखंडी थे, उनकी धन संपदा बढ़ती जाती थी, लेकिन हम लोग जो ईमानदार थे, ईमानदारी से कमा के खाते थे, उनकी जीवन स्थिति बद से बदतर थी। तो ये इन लेखिका की जीवन स्थिति थी और इसको समझने की ज़रूरत है कि ये एक जो ब्राह्मणवादी या मनुवादी ढंग से, या हम कह सकते हैं कि ये पूंजीवाद जिसको तोड़ना, पूंजीवादी व्यवस्था को जो ये सब चीज़ें सामंती जो ये सब कल्चर इसको ख़त्म करना चाहिए था उसने नहीं किया, बल्कि इसको बरकरार रखा। और आज भी भारत के अधिकतर लोग जो है समझिए कि इसी कर्म फल के सिद्धांत पर जो है वो मतलब चल रहे हैं। गीता में भी यही सब सिखाया गया है, तो उसके आधार पर जो है वो लोग मान के चल रहे हैं इसमें। तो इससे निकलने की ज़रूरत है और श्रम को महत्व देने की ज़रूरत है, क्योंकि श्रम से दुनिया चल रही है, श्रम से सभी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। तो जो श्रमिक वर्ग है उसको ही महत्व देना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। जो मेहनत करने वाले वर्ग है उनको महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि वैसे लोगों को महत्व दिया जाता है जो दूसरे का धन लूटते हैं, है ना, दूसरे का कमीशन खाते हैं और बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, है ना, लूट डकैती करते हैं ढंग से कह लीजिए। अब डकैती का मतलब पुराने जो डाकू जिस ढंग से डकैती करते थे उस ढंग से नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी का इंदिरा आवास आया, उसमें वो पैसा खा लेते हैं, अनाज में ही पैसा मैंने खा लिए। तो गरीब को मतलब जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं उसका पैसा बहुत सारे नेता लोग जो है, जो छुटभइये सब जो है वो सब खा लेता है। बड़े लोग भी खाते हैं, बड़ी मछली बड़ा हाथ मारता है, छोटी मछली छोटा हाथ मारती है। तो ये स्थिति जो है जीवन स्थिति है, इससे निकलने की जरूरत है। आगे लेखिका लिखती हैं कि जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो कैसे उनको बाहर आने जाने से रोका जाता था, उस पर वो लेखिका लिखती हैं। वो लिखती हैं कि मेरा स्वभाव और व्यवहार देखकर माँ चिंता के साथ समझाती थी, बेटी दुनिया बहुत खराब है, अकेले कहीं नहीं जाना, जहाँ जाना हो हमको बताओ, हम साथ चलेंगे। मैं अकेली कभी किसी के घर नहीं गई, मेरे माता पिता ने मुझे किसी रिश्तेदार के घर कभी अकेला नहीं छोड़ा। इस कारण घर परिवार के लोगों के बिना असुरक्षा का भाव लगता, मैं अकेली रहने से डरती थी। गांव में बुरे लोग भी बहुत थे, दूसरों की जवान बहु बेटियों को वे बुरी नज़र से देखते थे। इस बात से माँ पिताजी डरते थे। एक बार सिवनी में किसी बदमाश सवर ने बाजार में गुलीबाई का हाथ पकड़ लिया था। तब सबने गुलीबाई की थू की थी। पता नहीं गुली ने उस गुंडे को सबक सिखाया या नहीं। हमारे लोग अपनी इज्जत के लिए अपनी ही बहु बेटियों को डांट कर रखते थे, वे उस सवर्ण गुंडे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये भी सच्चाई है कि बड़े लोग जो है वो छोटे लोग जो गांव में भी देखिएगा उनकी इज्जत आबरू पर हाथ डालते रहते हैं, उनकी बहु बेटियों पर जो है निगाह रखते हैं, जबकि उनसे एक तरफ वो अछूत मानते हैं उनको, लेकिन जैसे ही मतलब उनको मौका मिलता है तो वो भी मारना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोगलापन उस इंसान की, सवर्ण लोगों की जो है यहाँ पर दिखाई देती है, ऐसे लोगों की। ठीक है, तो
वो इस ढंग से जो है मतलब सुरक्षा का भाव होने के कारण ही उनके माँ मम्मी पापा जो है पिताजी माँ समझाती थी कि अकेले मत जाया करो, जहाँ भी जाना है मैं चलूँगी साथ आप तुम्हारे, तुम मुझे कह के जाना। तो देखिए अभी यह स्त्री विमर्श का यह मांग है कि भाई लड़कियों को भी अकेले कहीं भी जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार है। और जैसे लड़के 12 बजे रात को बेफिक्र होकर घूम सकते हैं, लड़कियों को भी घूमना चाहिए। मतलब हमारा समाज ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच से ऊपर उठ के ही सोचना चाहिए। लेकिन जब समाज ऐसा नहीं है और दुनिया जहान ऐसा मतलब देख ही रहे हैं कि बलात्कार की घटनाएं होती हैं, तो किसी भी माँ बाप को चिंता होगी इसकी। तो इसीलिए माँ बाप जो है अपने बच्चों की भलाई के लिए जो है ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि ये हमेशा पितृसत्तात्मक सोच ही नहीं है, बल्कि माँ बाप का बच्चों के प्रति जो प्रेम है ना, उनके बचाव उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी बातें वो बोलते हैं। पितृसत्तात्मक सोच वहाँ है कि जहाँ मतलब यह मान ही लिया जाए कि 12 बजे रात को लड़की अगर कोई बाहर निकली हुई है तो वो व्यभिचारिणी ही है, यही मान लिया जाता है। तो यहाँ एक सोच में जो है बदलाव करने की ज़रूरत है। यहाँ पितृसत्तात्मक सोच है जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ये होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और समाज ऐसा समाज बनना चाहिए जहाँ लड़की या लड़कियों को बराबर का अधिकार मिले। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में शेष बातें होगी। नमस्कार।